एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। फ्रांस जो है अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था। अब कैसे बन चुका है देखिए। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। मतलब जो नेशनल असेंबली ने अब बन गई थी, उनके हाथ में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में। मेन ऑब्जेक्ट क्या था इस कॉन्स्टिट्यूशन का? ये था कि मोनार्क की पावर को लिमिट करना था और हर किसी दिस पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वे आर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। यानी कि अब एक हाथ में नहीं रह गई थी पावर। अब मोनार्की यानी कि कोई भी राजा अपना राज इतना मतलब संविधान में आ गया था, ये नेशनल असेंबली ने अपने हाथ में ले लिया था और इसे 3 भागों में बांट दिया गया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, और यही बनाई थी फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब कैसे देखिए इसने वर्क कैसे किया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये पिक्चर ने काफ़ी अच्छे से शो किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली। यानी कि 1791 में नेशनल असेंबली ने पावर अपने मतलब कुछ नए कानून बना दिए थे जो डायरेक्टली कैसे होते थे, मतलब इलेक्ट करके चुना जाता था। नेशनल असेंबली एकदम से नहीं बनती थी, वो भी सिटीजन्स के हाथ में थी। यानी कि सिटीज़न, कुछ ग्रुप ऑफ सिटीज़न इलेक्ट करते थे कुछ ग्रुप को, एंड उसके बाद वो चूज़ करते थे असेंबली। नॉट ऑल सिटीज़न हैड द राइट टू वोट। यानी कि हर किसी को, सारे नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल 25 साल से ऊपर की जो उम्र के लोग थे वही वोट दे सकते थे। बच्चे वोट नहीं दे सकते थे, छोटी उम्र के वुमेंस को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी कि कुछ तो एक्टिव सिटीज़न थे जो कि वोट दे सकते थे, बाकी जो अनएक्टिव सिटीज़न थे वो वोट नहीं दे सकते। यानी कि द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजन्स टू क्वालिफाई, या जो पढ़े लिखे नहीं थे वो भी वोट नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पे या फिर जो टैक्स पे करते थे वो वोट देते थे। आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न। और कॉन्स्टिट्यूशन बना जो था वो डिक्लेरेशन मतलब राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन्स के ऊपर। यहाँ पे कैसे अब अधिकार मिल गए थे लोगों को जो है अपनी लाइफ को खुद से चलाने का, आज़ादी का, बोलने का, अपने ओपिनियन रखने का, इक्वालिटी का, ये कुछ अधिकार जन्म से ही मिल गए थे और इन अधिकारों को कोई बदल नहीं सकता था। इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए। ये हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका उनका रहा कि इसमें लोगों को फ्रीडम थी। अब फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकेम ए, अब फ्रांस ने जो है अब फ्रांस ने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया पूरी तरीके से और रिपब्लिक हो गए। कैसे हुए देखिए, फ्रांस अभी भी सिचुएशन वैसी ही थी थोड़ी, मतलब उसी टाइम मतलब बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी उस टाइम भी, इतना करने के बाद भी, क्योंकि लुई 16 जो है वो सीक्रेट नेगोशिएशन कर रहा था दूसरे राजाओं के साथ मिलकर के, मतलब अंदर ही अंदर वो अपने षड्यंत्र रच रहा था, ये कह सकते हैं। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरिड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। तो रूलर्स जो है जो थे नेबरिंग कंट्रीज़ के, वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी वरिड थे, क्योंकि फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा था, एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स, और जो है कुछ ट्रूप्स भेजे जा रहे थे। कहाँ पर? यहाँ फ्रांस में। पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। मतलब ये जो इवेंट था 1789 का, इस टाइम की बात चल रही है। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। अगर ऐसा इससे पहले ये हो, गलत हो कुछ, तो उन्होंने नेशनल असेंबली ने जो है अप्रैल 1792 में वोट किए, और ये जो है प्रूशियन ऑस्ट्रिया के ख़िलाफ़ कुछ मतलब अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि यही क्या कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, और किसके साथ? राजा के साथ मिलकर। 1000 ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। और बहुत सारी तरह तरह की सेना उसमें उन लोगों के नेशनल असेंबली के साथ ज्वाइन कर ली, क्योंकि हर कोई चाहता था कि वो आज़ादी से जी सकें। तो वो इसे मोनार्की के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और आर्मी बहुत बड़ी बन गई उनकी। तो इससे वो क्या बन पाए, मतलब वो राजाओं के ख़िलाफ़ लड़ पाए। एंड एरिस्टोक्रेसीज एंड ओवर यूरोप अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। और उसकी मतलब फिर एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हुए उन्होंने ये सब किया, जिसका सॉन्ग वाज द मर्सिडीज़। और ये मर्सिडीज़ सॉन्ग था, और जो कि अब बन चुका था कहाँ का? फ्रांस का एक नेशनल एंथम बन चुका था।
कंपोज, और ये किसने लिखा था? ये लिखा था वहाँ का नेशनल एंथम रोगेड डी एलिसले ने लिखा था। इट वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये सबसे पहले ही गाया था बाय द वॉलंटियर ऑफ मर्सलीज से ही गाया गया था। बाई कब? मार्च निकालते हुए, पेरिस में मार्च निकालते हुए ही गाया गया था, तो इसलिए इसे क्या बना दिया गया? नेशनल एंथम बना दिया गया। एंड सो गॉट इट्स नेम। द मर्सलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ये अब बन चुका है नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। द रिवोल्यूशनरी वाज फ्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक, और इस रेवोल्यूशन में बहुत सारी, जब ये लड़ाई हुई फ्रांस ने पर्सिया और काफ़ी उनके ख़िलाफ़ करी तो राजाओं के, तो उससे क्या हुआ ना, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खो दी थी। इवन जब वो फाइट के टाइम पे चले गए थे तो उनकी फैमिली ने, उनकी मतलब वुमेन ने क्या किया, वहाँ पर बहुत मुश्किल से रोजी रोटी से अपना पेट भरा जैसे तैसे करके। तो वो चीज़ें उन्होंने बहुत मतलब प्रॉब्लम्स फेस की, मतलब बहुत कुछ उनका चला भी गया। तो उसमें क्या हुआ, मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब, और यहाँ पे एक क्लब था जैकोबिन क्लब, जो कि किसके नाम पर पड़ा था? एक मतलब देखिए, वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग इन द एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप दिस द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज़। वो अपनी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ मतलब बहुत ज़्यादा लुकिंग आफ्टर करती थी, कैसे कैसे करती थी। तो देयर सिंस द समर 1718 बिफोर द कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड, तो हो चुका है, एक सेकेंड, ये यहाँ से a large section of population were convinced that the revolution had to be carried further as the constitution of 1791 gave political rights only to the richer sections of society। और उस टाइम पे भी मतलब ये चीज़ें थी कि केवल ये अधिकार जो अमीर लोग थे उनको मिले थे। तो एक पॉलिटिकल क्लब बन गया था, became an important rallying point of people who wish to discuss government policies। अब यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का डिस्कशन होता था। तो वो जो जगह थी एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, और उनके खुद के प्लान्स भी तैयार करते थे अपने एक्शन के लिए। तो मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज दैट ऑफ जैकोबिन, और वो जो ये सक्सेसफुल क्लब का नाम रहा जैकोबिन, जहाँ पे लोग अपना काफ़ी प्लानिंग करते थे और एक्शन के लिए भी खड़े होते थे। तो इस तरह की चीज़ें कहाँ पर वो प्लान बनाया करते थे? जैकोबिन में। अभी जैकोबिन क्या था? विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन पेरिस। अब ये सेंट जैकोब के नाम पे पड़ा था ये जैकोबिन क्लब, जिसमें वुमेन भी क्या करती थी, हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, और वो भी उस पीरियड में वहाँ एक्टिव रहती थी। फॉर्म देयर ओन क्लब्स। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर, ये सेक्शन 4 में आप वुमेंस के बारे में पढ़ेंगे। मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस पर्सियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये वो लोग होते थे जो काफ़ी उसमें नेशनल असेंबली में नहीं थे। दे इंक्लूडेड स्मॉल, ये इसमें कौन कौन होते थे? शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर। ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुआ करते थे। देयर लीडर वाज, अब इन लोगों का लीडर कौन होता है? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कि ये कौन था? ये इनका हेड लीडर था या हेड था। ए लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वियरिंग। अब जो बहुत बड़े ग्रुप ने जैकोबिन के, वो डिसाइड किया कि वो एक स्ट्रिप्ड ट्राउज़र सिलेंगे, मतलब से बनवाएंगे, सिमिलर टू दोस्त वॉन्ट बाय द डॉक वर्कर्स, जैसे डॉक वर्कर्स पहना करते हैं। दिस वाज टू देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और ये क्या बन जाएगा? एक फैशनेबल सोसाइटी में आ जाएगा। स्पेशली नॉबल्स हु वर नी ब्रीचेस। अब स्पेशली जो ब्रीचेस होते थे नॉबल्स वो पहनते थे, तो उस तरह का हमारा ये बन जाएगा। मतलब जो नी ब्रीचेस पहनते हैं तो उस तरह का उससे थोड़ा हट के हो जाएगा। इट वॉज वे टू प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर wielded by wearers of knee breeches, and these Jacobin came to be known as the सेंस। ये काफ़ी कपड़ों के बारे में बात है कि वो रेड कैप पहना करते थे, और जो इसका प्रतीक था लिबर्टी का सिंबल था रेड कैप उनका। समर में 1792 द जैकोबिन प्लान्ड एन इंस्यूरेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त, एंड दे stormed the palace of the Tudors, massacred the king's guards and held the king himself a hostage of several hours। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उस टाइम पे
क्या हुआ, वहाँ पे महंगाई बढ़ गई और उससे क्या हुआ कि लोग बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने फिर उनके खिलाफ़ क्या किया, आवाज़ उठाई। तो लेटर द असेंबली वोटेड द इम्पर्सियन द रॉयल फैमिली। अब की बार क्या किया, नेशनल असेंबली ने जो है सबको ही अधिकार दे दिया वोट करने का। अब इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं, इसमें केवल सब लोगों को वोट करने का अधिकार है। अब 21 ईयर्स से ऊपर के, यानी कि बच्चे इसमें नहीं थे तब भी, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ एंड गॉट द राइट टू वोट, यानी कि अब वेल्थ के कारण और वोट सबको मिलेंगे। न्यूली इलेक्टेड की असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। अब न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली थी उसको बोला गया कन्वेंशन। इसे क्या बोला गया, कन्वेंशन बोला गया, ये ध्यान रखना। ऑन द 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। अब उसके बाद क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 इट अबॉलिश द मोनार्की को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र बना दिया गया, यानी कि राजतंत्र ख़त्म करके गणतंत्र में कन्वर्ट कर दिया गया। किसमें, 21 सितंबर। अब आगे देखिए क्या हुआ। एंड द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज़ नो हेरिडिटी मोनार्की, यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट द सम। इस हम गणतंत्र के बारे में उन देशों के से जान सकते हैं जो गणतंत्र बन चुके हैं। तो लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाई गवर्नमेंट। लुई 16 की डेथ हो गई क्योंकि उसने कुछ षड्यंत्र करे थे या फिर अपने देशद्रोह किया था, तो उसके खिलाफ, ट्रीजन के खिलाफ उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट प्लेस डेला कॉनकॉर्ड में वो मारा गया। द क्वीन मैरी एंटोनी मेट विद द सेम फेस शॉर्टली आफ्टर। उसके बाद जो हमारी ये उनकी रानी थी, उनके साथ भी सेम यही हुआ। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ टेरर। अब देखिए क्या हुआ, यानी कि टेरर का खात्मा। अब देखिए डिज़ाइन कैसे हुआ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको समझ आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।